मीडियम वेव 200.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए, कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, कोरोना संक्रमण की शुरुआत होते ही बहुत सी सुविधाओं के साथ साथ यातायात की सुविधाएं भी प्रभावित होने लगीं। रेल, बस, हवाई जहाज़ या स्थानीय स्तर पर भी ये सुविधाएं पुनः किस तरीके से शुरू हो पा रही हैं, इस संबंध में वायु मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए हमने फ़ोन पर बात की निदेशक एयरपोर्ट ग्वालियर श्री वसीम अहमद अंसारी जी से। आइए सुनते हैं हवाई जहाज़ का सफ़र किस तरीके से हो पाएगा। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप सर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपना पूरा नाम, अपना डेजिग्नेशन और देश की सेवा में आप किस तरीके से लगे हैं हमारे श्रोताओं के लिए आप खुद ही बताइए और सर ज़रूर बताइए प्लीज़। मेरा नाम वसीम अहमद अंसारी है जी। मैं निदेशक विमानपत्तन यानी एयरपोर्ट डायरेक्टर ग्वालियर एयरपोर्ट हूँ। बहुत अच्छे। मैं थोड़ा सा शुरू से बताना चाहूँगा। ये एयरपोर्ट 1991 में बना था। 2 साल पहले लगभग मैं यहाँ पर आया। आते ही मैंने काफी प्रयत्न किया जिससे कि हमें 4 सिटी के लिए नई फ्लाइट मिल गई, जम्मू, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर। तो हमारे पास काफी पैसेंजर लोड भी था। मैंने सारा सर्वे किया, सारे लोड निकाले, एयरलाइन से शेयर किया, उनको इनवाइट किया, मार्केट सर्वे करवाया, तो सब कुछ सही था। तो इस वजह से फिर उन्होंने ये सारी फ्लाइट एक साथ स्टार्ट कर दी और जिससे कि ग्वालियर के लोगों को काफी सुविधा हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ से बेंगलोर जाना होता है और कुछ और डेस्टिनेशन है जैसे पुणे है और मुंबई है। तो उसके लिए भी अभी हम प्रयत्नशील हैं कि वहां से भी एक आध कोई फ्लाइट हमको मिल जाए ताकि ग्वालियर के लोगों को काफी सुविधा हो जाए। ग्वालियर खुद अपने आप में एक प्रतिभा संपन्न सिटी है जहाँ पर प्राचीन काल की बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी अनटच्ड है, मतलब उनका मार्केटिंग सही तरीके से हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैंने पहले खुद सारी जगह पे जाकर देखा, जैसे पीताम्बरा पीठ है, मितावली, पडावली, ये सारी चीजें मैंने जाके देखी और तब मुझको समझ में आया कि भाई इन चीजों की तो थोड़ी सी मार्केटिंग होनी चाहिए। और वो चीजें हमने अपने सारे चैनल से उनकी भी मार्केटिंग की, बहुत सारे लोगों का सहयोग भी रहा इसमें और ये सारी चीजें हमने फिर एयरलाइन के साथ शेयर की कि भाई ये एक टूरिस्ट मैप पर इसकी एक बहुत खास इम्पोर्टेंस है और टूरिस्ट यहाँ आना भी चाहता है, इसलिए आप फ्लाइट चलाएं। तो वो बात तो उन्होंने मानी और फ्लाइट चलाई। फ्लाइट खूब सक्सेसफुल चल रही थी और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे पास जो पैसेंजर आते थे, आगरा मथुरा तक से लोग पैसेंजर यहाँ आते थे, वो दिल्ली नहीं जाना चाहते थे क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पहुंचना प्रॉब्लम है, सिटी से एयरपोर्ट जाना प्रॉब्लम है, फिर वहाँ पर 3 टर्मिनल है। तो ए से जाएगी, ए बी सी 3 टर्मिनल है, किस पे जाएगी और वो उसमें जितने टाइम में कोई भी यात्री जो है आगरा से या मथुरा से दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचता था उतने टाइम में हम उसको डेस्टिनेशन पहुंचा रहे हैं यहाँ से। क्या बात है। इस वजह से सारे के सारे इधर आने लगे, काफी बिजनेस हो गया जी। और लेकिन कोरोना की वजह से ये सारा जो है सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो पहले तो लॉकडाउन रहा, फ्लाइट ही नहीं चल रही थी, फिर धीरे धीरे चलनी शुरू हुई, फिर एक ऐसी भी स्थिति आ गई कि पूरा स्टेशन शट डाउन करने की बात हो गई कि भाई दिल्ली में हमें ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, ग्वालियर में उतना नहीं है। देन आई अगेन स्पोकन टू देम और उनको पूरा बिजनेस बताया कि भाई दिस इज अ कोरोना पीरियड, दिस इज अ लीन पीरियड, लेकिन अगर आप बंद कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम में जब वैक्सीन बन जाएगी उसके बाद मैक्सिमम ट्रैफिक आपका बाई एयर में ही होगा, क्योंकि 8-10 घंटे की जर्नी कोई भी करना ट्रेन से नहीं चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप
टोटल बंद कर देंगे, फिर दोबारा ऑपरेट करने में दिक्कत होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई भी एक फ्लाइट हफ्ते में 3-4 दिन चला के रखें, ताकि ये एयरपोर्ट लाइव रहे और आगे करने में दिक्कत ना हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक तो उन्होंने मेरी बात मानी, दूसरी खुशी इस बात की है कि जिस तरह से मैं चाह रहा था वही हो रहा है। पहले उन्होंने हैदराबाद की फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन रखी, कुछ दिनों के बाद कलकत्ता की फ्लाइट शुरू किया अल्टरनेट डेज में, और रिसेंट ये है कि बेंगलोर की फ्लाइट भी शायद अब से हमारी ऑपरेट होने जा रही है। बहुत 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 आपको बधाई, ग्वालियर की जनता को बधाई। बहुत जी, जनता को भी बधाई है, सबका सपोर्ट है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है। देखिए, लोगों का सपोर्ट इस वजह से है कि अगर आप बाई एयर ट्रैवल करेंगे तो लोड रहेगा तो फ्लाइट चलती रहेगी, तो लोगों का भी सपोर्ट है। और मैं सब तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नॉट ओनली के अभी हमने बेंगलोर का स्टार्ट करने का कर दिया है, उसके अलावा हम फोकस कर रहे हैं मुंबई की फ्लाइट के लिए, जो कि शायद अक्टूबर तक का शेड्यूल है, शायद उसमें आ जाएगा। और ग्राउंड लेवल पे उसको काम कराने की कुछ जरूरत है, उसमें मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि वो बड़ा एयरक्राफ्ट होगा और अभी जो हमारे पास सिस्टम है वो थोड़ा छोटे एयरक्राफ्ट के लिए है, तो उस काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुंबई की फ्लाइट भी ऑपरेट हो जाएगी। और मेरे पास तो बहुत सारी डिमांड्स आती रहती हैं कि भाई मुंबई की होनी चाहिए, पुणे की होनी चाहिए। बिल्कुल वो भी केयर करेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन लेके उनको शेयर करेंगे ताकि और भी फ्लाइट मिले। अब जहां तक रहेगा कि कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम आई, तो हम तो सरकारी महकमे में है, हमारा योगदान हमेशा रहेगा अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। ग्वालियर मेरा शहर है, क्योंकि हम लोग तो ट्रांसफर पे होते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं वही हमारा सिटी हो जाता है। ग्वालियर आज की डेट में ग्वालियर मेरा शहर है। मैं उसके लिए सारे प्रयत्न करूंगा किस तरह से इसको और ऊंचाई तक ले जाना है। अब जो कोविड के सिलसिले में बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए कि किस तरह से ऑपरेट करना है, सैनिटाइज करना है और पैसेंजर के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो वो सारे मापदंड हमने ग्वालियर एयरपोर्ट पे अपनाए हैं और इसमें हम कामयाब भी हैं। कभी अगर आप आना चाहें, पैसेंजरों को तो पता ही है कि जो नॉन पैसेंजर है वो भी कभी आना चाहें तो आके देख सकते हैं कि हम कुछ ऐसी भी चीजें कर रहे हैं जो कि और एयरपोर्ट पे शायद नहीं है। हम सैनिटाइजेशन पैसेंजर का ये सामान का करते हैं, साथ में साथ उसके शूज का भी सैनिटाइजेशन करते हैं। बहुत बढ़िया। और कॉन्टेक्टलेस सिस्टम है पूरा के पूरा। आरोग्य सेतु का जब तक आरोग्य सेतु नहीं होगा पैसेंजर के पास तो वो बोर्ड नहीं कर सकता। आरोग्य सेतु में चेक करवाते हैं, इफ इट इज ग्रीन देन ओनली वी विल अलाउ, अगर ऑरेंज या रेड होता है तो हम उस पैसेंजर को अलाउ नहीं करेंगे। ये सबके लिए संदेश है, ग्वालियर वालों के लिए, उनकी जानकारी के लिए कि जब भी वो एयरपोर्ट पर आए तो आरोग्य सेतु अपना अपडेट रखें। जो बोर्डिंग कार्ड है वो घर से प्रिंट करके लाएं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉन्टेक्टलेस काम है। अपना बोर्डिंग कार्ड वो मेन गेट पे CISF को दिखाएंगे और वो भी पूरा कॉन्टेक्टलेस सिस्टम है। दे विल सी थ्रू इट द ग्लास एंड दे विल अलाउ। और एयरपोर्ट पे हमने पहले कुछ अच्छी सुविधाएं रखी थी, या 3 स्नैक बार यहाँ ऑपरेट करवाए जो बहुत अच्छे रन कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से 2 स्नैक बार बंद हो गए। अभी एक ही चल रहा है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी उसको और भी करें। और बहुत पुराने ट्रैवलर्स हैं, वो खुद उस चीज को महसूस कर सकते हैं। पूरी फ्लोरिंग चेंज करा दिया, एक्सटेंशन कर लिया विद इन द बिल्डिंग। यात्रियों के लिए जो उनको छोड़ने के लिए आते थे उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि बाहर कोई बैठने की जगह ही नहीं थी, कोई शेल्टर नहीं था। अब अगर किसी को नेचुरल कॉल है तो वो एयरपोर्ट के अंदर ही आ सकता है, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो बिना पास के, बिना बोर्डिंग कार्ड के, टिकट के अलाउ नहीं करते थे। तो उनको देखते हुए हमने टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर एक यात्रियों के लिए शेड बनवाया। अच्छा, उसमें टॉयलेट फैसिलिटी है, RO वाटर फैसिलिटी है, तो जिससे कि जो भी अपने विजिटर आ रहे हैं उनको बैठने के लिए सुविधा हो जाए। और इन सब चीजों को देखते हुए अभी हम और भी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू ब्यूटिफाई माई ग्वालियर एयरपोर्ट, सो दैट हमारी ग्वालियर एयरपोर्ट की भी गिनती हो अच्छे एयरपोर्ट्स के अंदर। और कोविड में हम सारी चीजें कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के या डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के से भी सपोर्ट मिला है।
जी। जो भी हमारे अराइवल के पैसेंजर हैं उनका हम प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग वगैरह करते हैं, उनकी पैसेंजर मैनिफेस्ट में हमारी रिपोर्ट होती है, वो उनको शेयर करते हैं और पैसेंजर की सारी डिटेल होती है, तो अकॉर्डिंगली वो जो होम क्वारंटाइन या जो कुछ भी गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो फॉलो करते हैं। अभी तक जितने भी पैसेंजर आए हैं अभी हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस हमारे उसमें संज्ञान में नहीं आया है और हम जाने वालों के लिए भी वही सिस्टम रखते हैं, थर्मल स्कैनिंग वगैरह करते हैं, तो फुल प्रूफ सिस्टम है। और मैं आशा करता हूं कि ग्वालियर के लोग एयरपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि पैसेंजर लोड बढ़े और उनको नए नए डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स वगैरह और मिल सकें। और अगर किसी के कोई भी सुझाव किसी भी तरह के हो, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, यात्रियों के से रिलेटेड हो, वो डायरेक्टली मेरे को शेयर कर सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन ग्वालियर, अगर आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे ग्वालियर एयरपोर्ट, वहां पर मेरा टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह मिलेगा, तो किसी भी तरह से वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं खुश होऊंगा कि अगर वो फीडबैक देते हैं और हमें बताते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, तो हम उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। कोविड का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग अभी घरों से निकलना वैसे भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा, इसकी वैक्सीन बन जाएगी, उसके बाद फिर नए तरीके से सब कुछ चीजें शुरू होंगी। तो कोशिश हमारी अभी से चल रही है, तो हो सकता है तब तक हम कुछ और नई फ्लाइट कर लें। और हमारी फ्लाइट मतलब देश की फ्लाइट, देश की जनता की फ्लाइट, बिल्कुल देश के लोगों के लिए फ्लाइट, सभी के लिए विन विन पोजीशन है, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे जनता हो, चाहे हमारा महकमा हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें अगर ज्यादा फ्लाइट होगी तो उस एयरपोर्ट का लेवल हाई माना जाता है, उस एयरपोर्ट डायरेक्टर का लेवल हाई माना जाता है। तो मैं इसी पे प्रयत्न कर रहा हूँ कि किस तरह से और अपने ग्वालियर एयरपोर्ट को ऊंचाइयों तक ले जाऊं, सुविधाएं इकट्ठा करूं, फ्लाइट लाऊं। अभी हमारा कुछ इंटरनल सिस्टम चल रहा है जिसमें हम कुछ बिल्डिंग वगैरह भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से कुछ दिनों के लिए काम ठप पड़ गया था, अब थोड़ा सा गति आ गई है। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए कुछ और शुभ सूचनाएं मैं शेयर करूंगा आप ही के प्लेटफॉर्म से ग्वालियर की जनता की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्वालियर की जनता के लिए, ग्वालियर संभाग के लोगों के लिए और ग्वालियर के आसपास के लोगों के लिए भी बहुत सुविधाजनक बातें बताई जिनकी जानकारी उन्हें नहीं थी, और आगे आने वाली संभावनाओं की जानकारी भी दी। हम उम्मीद थे कि आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा, करीब है, बहुत सामने है, जरूर आएगा। कोई फीडबैक हो, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हो, वो भी वो शेयर किया जा सकता है। जो भी सिक्योरिटी का है या जो कोविड से रिलेटेड है वो हम पूरा पालन कर रहे हैं। अगर कहीं कोई चूक है, कोई कमी है, तो वो मेरे को बताई जाए एंड आई विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ ऑल दोज। हमारे सभी श्रोताओं ने सुना होगा और इसका लाभ जरूर उठाएंगे, और कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो अब दूर हो चुका होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे निदेशक एयरपोर्ट ग्वालियर श्री वसीम अहमद अंसारी। श्रोताओं, साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमारे साहित्यकार जो है वो समय समय पर अपनी लेखनी के द्वारा सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं, और ऐसे साहित्यकारों से हम आपकी मुलाकात अक्सर करवाते रहते हैं। आज टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र तिवारी जी। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्या किया है हम उनसे खुद ही बात करेंगे। सबसे पहले श्री राजेंद्र तिवारी जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्या क्या लिखा है, किस तरीके का आप साहित्य में आप क्या लिखते हैं, या जो भी आप लिखते हैं उसके बारे में आप हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए जरूर बताइए। ऐसा है जी। मूलतः मैं कवि हूँ। अच्छा। कविताएं लिखता था और प्रयाग में आकर मैं रंगमंच से जुड़ गया। यहाँ उस वक्त आकाशवाणी में स्टेशन डायरेक्टर थे श्री जगदीश चंद्र माथुर, वो भी बहुत बड़े कवि थे। उनके माध्यम से मैं आकाशवाणी में पहुंचा और
उन्होंने मुझे लिखने के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने बहुत से नाटक लिखे। आपका पदार्पण आकाशवाणी में हुआ किस समय की बात है? 1960 में, अरे अक्टूबर 1960 में आकाशवाणी में मेरा पहला नाटक हुआ था। अच्छा, हम्म। कौन सा नाटक था, कुछ याद है आपको? जयशंकर प्रसाद की कहानी है जी, पुरस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाट्य रूपांतर था, वो मैंने किया था जी। और मंच पर प्रस्तुत किया था। श्री जगदीश चंद्र जी उसे देखने आए थे। पंची देखने आए थे सुमित्रा आनंद जी, और महादेवी वर्मा देखने आई थी। तो रंगमंच पर इसका जब ये नाटक हुआ, निश्चित रूप से उस जमाने की बात आप कर रहे हैं, और आपने उसका रूपांतर किया जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार का, है ना? उसके बाद आपने बहुत सारे नाटक लिखे। हाँ, बहुत से लिखे, तो लगातार लिखते ही रहे हैं और आप तक लिख रहे हैं जी। और बहुत से नाटक हो गए। अब याद भी नहीं रहा है कौन कौन के हुए। कुछ खास नाटकों का जिक्र अगर आप करें तो, जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, आपको लगता हो कि ये नाटक तो वाकई बहुत ही एक्सीलेंट। कई बार अचानक से बहुत कुछ लिख जाता है। हाँ, मिट्टी का कर्ज है, मिट्टी का कर्ज जी, एक नाटक था। तो वो हमने बड़े मनोयोग से लिखा था जी। और दूसरा था लहरों के राजहंस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आप ये बताइए कि लिखने का शौक आपको कैसे हुआ? आपको कब ऐसा लगा कि हमें कुछ लिखना चाहिए? इस शौक की शुरुआत कैसे हुई? हम इंटरमीडिएट से कविताएं लिखने लगे। अच्छा अच्छा। इंटरमीडिएट हमने 51 में किया था। ओहो, अच्छा। और हाई स्कूल 49 में किया था। तो मैं उसी समय से लिखने लगा था कविताएं। और फिर आपने ड्रामा ज्यादा लिखे या कविताएं लिखी या दोनों लिखे? दोनों लिखे। ना रेडियो में गीत, कविताएं, रूपक, हर विधा में काम किया। ये रूपक आपने किन किन विषयों पर लिखी, कुछ बताएंगे आप हमारे श्रोताओं को? कुंभ मेले पर, गांधी जी पर और देश के ऊपर, अलग अलग सफर पर अलग अलग रूपक आपने लिखे। हाँ, ठीक बात। अलग अलग विषयों पर होते थे। और सन 1973 में हमने नौटंकी लिखी। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा। किस विषय पर नौटंकी? लाख टके की बात। अच्छा, लाख टके की बात। ये लाख टके की बात किस सब्जेक्ट को लेकर थी? मुद्दा क्या था? ये परिवार नियोजन पर। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। उसका पहला शो बनारस में हुआ था, तो बहुत पसंद की गई। और तब से कम 24 नौटंकी लिख दी आकाशवाणी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नौटंकी जैसी विधा जो आजकल थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आप उस समय जो भी लिखा, तो आज भी जब हम इसे प्रसारित करेंगे, हमारे जो नए श्रोता हैं रेडियो के, उसे सुनेंगे और निश्चित रूप से उसका खूब आनंद लेंगे। तो हाँ। और कल्पना जी, ऐसा है जी कि हमने जो मूर्धन्य साहित्यकार थे उनके संपर्क में हम रहे। बिल्कुल ठीक। जैसे महाकवि निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लीलाचंद जोशी। क्या बात। लीलाचंद जोशी जी के तो हमने कई उपन्यासों का रेडियो नाट्य रूपांतर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, आप हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया, अब आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं और अपने श्रोताओं को सुनवाते जाएं। इस वक्त तो मेरी 89 ईयर्स एज है। 89? ईश्वर से कामना करती हूँ कि उम्र आपकी बढ़ती जाए, आप स्वस्थ रहें और आपकी लेखनी लगातार चलती रहे। 80 के दशक में जी मांडवी नाम का एक खंड काव्य लिखा था। अच्छा, खंड काव्य। मांडवी भरत की पत्नी थी। राम की अनुज बधू थी, भरत की पत्नी थी। जी जी जी।
तो वो लिखा है। जी, और याद कीजिए, बताइए, हम तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। वो मेरे जीवन की उपलब्धि है। जी जी। जब भरत कहते हैं कि हम जंगल में जाके रहेंगे राम की तरह, हम्म। तो तुम हमारा साथ देना। बिल्कुल। तो कहते हैं धन्य है कृतकृत्य सार्थक, जन्म के संस्कार मेरे, वाह वाह, मांगते मुझे अकिंचन से आज कुछ श्रृंगार मेरे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप तो सुनाइए, आप तो बताइए। स्वत्व अर्पित कर चुकी हूँ, अब समर्पित अंजलि हूँ, तीर्थ पर जो चल चुकी है, रिक्त वो गंगा जली। बहुत बढ़िया। साधना चलती रही। जी जी। और हमें निराला जी का, महादेवी जी का, और पंत जी का प्यार बहुत मिला। निश्चित रूप से मिला होगा। पंत जी ने तो हमारी पुस्तक पर भूमिका लिखी थी। अच्छा, वो कौन सी पुस्तक? स्पंदन काव्य संग्रह था। अच्छा अच्छा। तो उस पर उन्होंने भूमिका लिखी। 20-22 पुस्तकें छपी हैं, तो उनका स्मरण नहीं है एकदम से। अच्छा। क्योंकि अब याददाश्त बहुत पुरानी हो गई। जी जी जी। मांडवी की भी एक कहानी है असल। हाँ हाँ, बताइए। साकेत मैथिली शरण जी ने लिखा है। जी। साकेत चित्रकूट में जब सब लोग मिलने गए, जी। तो उर्मिला भी गई। तो उर्मिला से उन्होंने कहा कि जाओ, मुझे पता था सीता को कुटिया में लक्ष्मण है, जाओ कुटी में कुछ फल रखे हैं, ले आओ, समझी थोड़ा मिल जाएंगी, मुलाकात हो जाएगी। तो वो ठिठक गई। लक्ष्मण को देखकर लक्ष्मण ने कहा कि भाभी की भगनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य, वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको नहीं योग। तो इस पंक्ति पर मुझे आपत्ति थी, क्योंकि जो हमारे पूजनीय चरित्र हैं, जी, जो आदरणीय है, सम्माननीय है, उनके लिए उपभोग शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं था। जी। तो उसी के जवाब में हमने फिर मांडवी लिखी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया। और आप बताइए, और उसके बाद फिर आपने इधर क्या लिखा? बहुत सारे नाटक आपने लिखे हैं, कुछ बाद में इधर इस दौरान जो कुछ नाटक लिखे हो? कोरोना जो महामारी है, इसने तो बिल्कुल एकांत कर दिया, एकांत में रहने का आदी बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, सब लोग घर में ही ज्यादातर हैं, तो आप अपने साहित्य की यात्रा किस तरीके से कर पा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, बताइए। तो एक नाटक लिख रहा हूँ। जी। हमने कई महामारी देखी हैं। कॉलरा देखा है, कॉलरे का महामारी बन के आया था कॉलरा। प्लेग देखा है, प्लेग का भी देखा था। जी जी। महामारियों को जीतने के लिए जो प्रमुख तथ्य है वो है आत्मविश्वास। बहुत बढ़िया। जी जी। अगर हमारा आत्मविश्वास दृढ़ है तो हमारी संकल्प शक्ति प्रबल होगी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। बहुत आजकल कोरोना को लेकर के इतनी बातें होती हैं कि हम कोरोना की इस जंग को जीतने के लिए ऐसा करें वैसा करें, बहुत सी बातें होती हैं। तो आपने आत्मविश्वास की बात कही है कि अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो इस जंग को भी हम जीत जाएंगे। और आप तो बता रहे हैं कि आपने प्लेग, कॉलरा जैसी कई महामारियां देखी हैं, और सारी जंग को जीतते हुए कोरोना की जंग भी आप जरूर जीतेंगे ही जीतेंगे। ये तो आत्मविश्वास आपका है, और अब तो मेरा विश्वास भी पूरा बढ़ चुका है। जंग जो है जी, ये युद्ध है, जंग नहीं में युद्ध है, भीषण युद्ध है। भीषण युद्ध में भी धर्म तो रहा था, सत्य रहा था, संकल्प रहा था, संस्कार रहे थे, हमारे सब रहे। बिल्कुल। तो ये भीषण युद्ध जो आजकल चल रहा है, इसमें भी संकल्प, सत्य, धर्म, सब चीजों की जरूरत है ना। हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। कुछ और हमारे श्रोता साथियों के लिए जो भी बताना चाहें जरूर बताइए। ऐसा है कि इस युद्ध में, जैसे ये युद्ध हमारे धर्म का युद्ध है, हम लड़ेंगे लड़ेंगे, और जय विजय
तो भगवान अधीन है, लेकिन लड़ेंगे जी बिल्कुल। और इसको जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इस युद्ध में जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ थे, जी। तो काफी विजय का श्रेय उनको जाता है। वैसे ही इस युद्ध में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पुलिस के भाई हैं, जो हमारे और वर्कर्स हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका सम्मान होना चाहिए, इनका आदर होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इनका कृतज्ञ होना चाहिए। मुझे तो पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स कहलाते हैं, ये सभी लोग, पुलिस विभाग है, सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं और इन्हीं की वजह से हम इस युद्ध को अपने विश्वास और इनकी वजह से जीत पाएंगे, जरूर जीत। जब अंतर का संप्रेषण, जब भावों का संप्रेषण अंतर को उन्मुख होता है, अंतर को उन्मुख होता है जी, तब आत्मा बन जाती विराट, क्या फिर नहीं कभी दुख होता है। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा जी। इतनी आत्मीय बातें, इतनी गहरी बातें हमारे श्रोताओं के लिए की हैं कि हमारे श्रोता जब इन सारी बातों को सुनेंगे तो बहुत देर तक इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर उन्हीं रास्तों पर चलने की पूरी कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। और एक बात और बता दें आपको जी, चलते चलते। जी जरूर। नाटक इतना प्रभावी था हमारे ऊपर, अच्छा, हमारे काव्य पर इतना प्रभावी था कि जो मांडवी लिखा है वो पूरा नाटकीय है। मांडवी बैठी है आंगन में, पान सी हथेली पर चौमुख लघु दीप धरे, नैनों तक कोरों तक नैनों के मंगलमय कलश भरे, चित कवरी अवधपुरी के सुंदर प्रांगण में आवाहन कौन करे, आवाहन कौन करे, ये मांडवी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस कोरोना काल में आजकल के माहौल को, आजकल के हिसाब से जो आप नाटक लिख रहे हैं, हमें उम्मीद है जल्दी ही आपका ये नाटक जरूर पूरा होगा। साहित्य समाज का दर्पण है और ये दर्पण हमें जरूर दिखाएगा। अच्छा तक जो बहुत सालों के बाद जैसे पुरानी चीजें हम लोग आजकल पढ़ते हैं तो उस समय की बातें पता चलती हैं, तो आपका जो साहित्य है, आप जो लिख रहे हैं, आगे आने वाले जो बच्चे बड़े हो रहे हैं और अनेक बहुत साल तक सब सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे और इस नाटक को भी हम जरूर सुनेंगे। आकाशवाणी के लिए है ये। अच्छा, आकाशवाणी के लिए, तो रेडियो पर इसका प्रसारण जरूर होगा जब आपका पूरा हो जाएगा। चलिए, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ही ये पूरा होगा और हम लोग इसे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेंद्र तिवारी जी। जो ज्वलंत विषय है जी, वो कोरोना ही है। कोरोना से घबराए नहीं, उसका सामना करें दृढ़ता से, आत्मशक्ति से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से जी, तो वो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जी जी, क्योंकि ये तो प्रकृति दत्त है, प्रकृति अपना संतुलन करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपनी पूरी साहित्य सफर के बारे में हमको बताया, बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी बातों को जानकर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है। नमस्कार। ये थे साहित्यकार श्री राजेंद्र तिवारी जी। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।